तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 294 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग पे एक सेक्टर और लेवल 9 का पार्निकल बंदा अटैक कर दिया होता है और उसने डायरेक्टली लू फेंग पे अपने सोल अटैक को किया होता है। और एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 और एक डोमेन लॉर्ड लेवल 9 के बनने में 1000 गुना ज़्यादा का डिफरेंस होता है और कोई मिराकुलस ही लू फेंग को बचा सकता था और उस बंदे को जो कि सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा हो। और अब फिर में दिखाया जाता है कि उसका सोल अटैक लू फेंग के कोर से जाके टकराता है और लू फेंग का भी मेन कोर अपने डायमीटर को 60 मिलियन किलोमीटर को पार कर चुका था। यहाँ तक कि कई सारे सेक्टल और पाइनेकल गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी क्रिस्टल को यूज करके इवॉल्व करा के सिर्फ 30 मिलियन किलोमीटर के डायमीटर को पा जाते हैं। अब जितना बड़ा इंटरनल वर्ल्ड होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका मेन कोर होगा। और लू फेंग ने तो अभी सेक्टर और लेवल में स्टेप आउट किया है और लू फेंग की पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो यहाँ के सेक्टर और पाइनेकल वॉरियर्स का भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लू फेंग का 60 मिलियन किलोमीटर का इंटरनल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और यही मेन कोर है। और हमें बताया जाता है कि लू फेंग का ह्यूमन बॉडी होता तो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट जब पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होता है। वो किसी के अटैक को विथस्टैंड ही नहीं कर सकता, बल्कि वो सोल अटैक को भी आराम से झेल सकता है। जबकि मर्तबा लू फेंग ने अपने इमोलेटेड सोल का यूज़ किया था और गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारा था, वो इसलिए क्योंकि उसने उसके सोल को ब्रेक थ्रू किया था। अगर लू फेंग के पास हुआनबो की टेक्निक न होती जिसका नाम सोल इम्प्रिंट था तो वो उसके डिफेंस को नहीं तोड़ पाता। और इसी कारण तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट पावरफुल और मिस्टीरियस माने जाते हैं। अब यहाँ पे मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पावरफुल मेन कोर के पावर को रिवील नहीं करना चाहता है। वो सिंपली अपने व्हाइट पाउडा के डिफेंस को यूज करता है और जैसे ही यह अपीयर होगा ये पूरे के पूरे लू फेंग के मेन कोर को प्रोटेक्ट करेगा। और लू फेंग कहता है नॉर्मल सेक्टर और पाइनेकर मुझे अपने नॉर्मल अटैक से मारने की कोशिश कर रहा है, ये तो कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे लू फेंग इसी को यूज करता है और में बताया जाता है कि लू फेंग का लेवल ऑफ पावोडा अभी 5th लेवल पे आ चुका है और सेक्टर और लेवल 6 के गोल्डन और बेस्ट के स्पीड एनर्जी के लेवल में अभी लू फेंग नॉर्मल ह्यूमन सेक्टर और लेवल 8-9 पे आ चुका है और उसकी पगोड़ा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है स्पीड अटैक के कारण और वो आराम से अटैक को झेल सकती है। अब 180 सालों बीस्ट गार्ड कैन्यन में रहने के कारण लू फेंग ने अपने 4th लेवल से 5th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और आखिर में सीन चेंज कर दिखाया जाता है कैसी को, जो कि अपने स्पीड अटैक को फेल होता देखकर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो क्या था कि आखिर कैसे, आखिर मेरा सोल अटैक कैसे फेल हो सकता है, ये सिर्फ डोमेन लॉ लेवल 9 का बंदा है जो कि मेरे अटैक को विथस्टैंड कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जानकर वो अपने ब्लेड्स जिसमें कि 999 ब्लेड्स को निकालता है और वो 5 साइज के होते हैं, उसको लेके लू फेंग पे अटैक कर देता है और वहां पे वो इनलेस ब्लेड व्हील बना लेता है जो कि लू फेंग के ब्लेड वर्क के सिमिलर ही था और पूरा का पूरा आसमान ब्लेड से भरा हो जाता है। यहाँ पे वो लू फेंग पे अटैक करता है। अब यहाँ पे लू फेंग के मन में कई सारे बैटल स्ट्रैटेजी आने लगते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। उसके सामने एक सेक्टर लेवल 9 का असासिन था और यहाँ पे लू फेंग का अच्छा टेस्ट होता है कि वो अपने पावर का टेस्ट कर सके इन सब पे, लेकिन पहला तो उसको अपने सेफ्टी का ध्यान रखना है। और लू फेंग जोर से चिल्ला कर कहता है और कहता है अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इसी लेवल की है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और लू फेंग इसी के साथ अपने सोल्जर को बढ़ा के उसके साथ जाता है और वो एक बैग से 10,000 किलोमीटर 216 लार्ज वाइन्स को निकाल लेता है जो कि लू फेंग का क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन होता है। और यहाँ पर उसका हर एक वाइन्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट से भी बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे एक वाइन का अकेला लेंथ धरती के डायमीटर को भी पार कर पाया था। ये 260 वाइन्स कंबाइंड अटैक में यूज होते हैं और इसके सराउंडिंग में टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर को भी घेर सकते हैं और यहाँ पे इनमें से रिपल्स भी निकलने लगता है। अब फिर ये देखकर कैसे भी उसको देखकर शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे कैसी को पता था कि लू फेंग के पास एक सेक्टर लॉर्ड का क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन है और वो जोर से दहाड़ते हुए कहता है क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन ये सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 का क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन है, तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। और उसे भी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन के बारे में पता था कि 260 वाइन्स कब होते हैं जिसको मैं स्क्रिप करता हूँ। फिर यहाँ पे उससे टकराता है
और वो कहता है ये क्लाउड कंटेंट वाइन भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन आके उसका सोल डिफेंस इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। और वो कहता है लगता है मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो डायरेक्टली उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसको ब्लॉक करता है अपने उसी वाइन्स की मदद से। लू फेंग ने अपने दूसरे ट्रम्प कार्ड को यूज करना शुरू कर दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एंडलेस लिव्स उसको घेरे हुए होती हैं और तभी लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक E9 ग्रेड लेजर गन को निकाल लेता है और उसका शॉर्ट प्रिपरेशन टाइम आपको और हमें पता है 0.1 सेकेंड होता है। और यहाँ पे कैसे उसको डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो वाइन्स में बिजी है। और यहाँ पे वो चार्ज ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस गन में से जिसमें कि रेड लाइन वैनिश हो जाता है और ग्रीन लाइट सोन करने लगता है। और लू फेंग ऑर्डर कहता है जाओ उसे मार दो। अब वो लीफ उसे पीछे की तरफ ढकेलता है। यहाँ पे लू फेंग अपने उसी लेजर गन को शूट कर देता है। काशी के स्ट्रेंथ से वो इस E9 लेजर गन को तो देख पाया लेकिन इसको डॉज नहीं कर पाया। अब यहाँ पे वो E9 लेजर गन को देखता है तो शॉक हो जाता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे उसकी सोल डिफेंस इतनी स्ट्रांग है और उसके पास एक E9 लेजर गन है। आखिर उसने कब इसको वर्चुअल में से खरीदा? अगर उसने खरीदा तो हमारे रिकॉर्ड में इसके बारे में क्यों नहीं है कि आखिर लू फेंग ने इसको खरीदा है। ये बहुत ही यूजलेस थिंग है। हमें दिखाया जाता है कि वो व्हाइट लाइट कैसे के बॉडी से हीट करता है और उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर से बर्न आउट कर देता है, उसके पूरे के पूरे बॉडी को जला देता है और वहाँ पे राख भी नहीं बचता। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि E9 ग्रेड लेजर गन आराम से किसी सेक्टर पाइनिकल बंदे को मारने में सक्षम होता है। अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा था और वहाँ पे 216 टिक वाइज 10,000 किलोमीटर से स्ट्रेंथ करके लू फेंग के वापस आने लगते हैं। और यहाँ पे लू फेंग ने E9 ग्रेड लेजर गन का भी यूज किया होता है जिसकी मदद से वो मारा गया होता है। लेकिन लू फेंग इस वक्त क्लियर था कि E9 ग्रेड लेजर गन एक नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 को मार सकता है। यहाँ पे उसके पास कोई गारंटी नहीं कि 100% एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 पाइनिकल बंदे को हरा सकता है। यहाँ पे लू फेंग ने वुलोंग स्टार फिल्म में ये असैसिनेशन को मारा था और यहाँ पे लू फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और लू फेंग को भी पता था कि ये बंदा इतनी आसानी से तो मरने वाला नहीं है क्योंकि इसके पास भी ट्रम्प कार्ड जरूर ही होंगे। और लू फेंग सामने वाले स्लिट हाउस की तरफ देखता है जहाँ पे कहता है चलो अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स को लाओ देखते हैं तुम क्या करते हो। और मैं दिखाया जाता है कैसी को जो कि अभी मरा तो नहीं होता है लेकिन उसके एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा पेल होने लगते हैं। वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाइन्स उसको घेरने लगता है। लू फेंग ऑर्डर करता है वाइन्स जाओ उसे मार दो। अब यहाँ पे काउंटलेस वाइन्स उसके तरफ बढ़ रहा था और कैसे इस वक्त पूरी तरह से क्लियर था कि ये क्लाउड कंटेंट वाइन एक प्लांट लाइफ फॉर्म है जिसको डील करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके पीछे कई सारे पावरफुल ह्यूमंस और बैकग्राउंड से जो कि इन क्लाउड कंटेंट वाइन्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इसके साइज और सेल जेनेटिक्स ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब लू फेंग ने अपने क्लाउड कंटेंट वाइन को अच्छे से न्यूट्योर किया होता है। तो यहाँ पे उसके पास जितने भी 260 वाइन से वो सभी सेक्टर लॉर्ड लेवल के थे और हर एक वाइन 30,000 किलोमीटर को पार कर चुका था। उसकी थिकनेस हर एक की मोटाई 300 किलोमीटर मोटी थी और यहाँ पर एक सेक्टर लॉर्ड लेवल 6 की एस्टोरिनस आराम से किसी भी सेक्टर लॉर्ड लेवल 9 को डिस्ट्रॉय कर सकती है उसकी स्पीड के मामले में। और यहाँ पे उसके पास तो रीजनरेशन की भी एबिलिटी होती है तो यहाँ डैमेज भी हो जाए फिर भी वो रीजनरेट कर सकती है। और अब फिर यहाँ पे कैसी को स्टॉल करने लगता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो मरने से पहले एक जोर का हाउल करता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग उसको देखकर बोलता है कि आखिर तुम मरने से पहले हाउल क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि फॉर्मलेस टेरिफाइंग एनर्जी जो कि ऑलमोस्ट एंड की जैसा लग रहा था वहाँ पे एक्सपैंड करने लगते हैं जिसको देखकर लू फेंग का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। हमें दिखाया जाता है उस कैसी को जो कि एक्सप्लोजन होने लगता है फ्लेम्स में और वहाँ पे चारों तरफ सी ऑफ फ्लेम्स आने लगता है और वहाँ पे लू फेंग की वॉइस भी बर्न होने लगती है और राख में बदल जाती है। अब ये देखकर लू फेंग अपने वॉइस को आगे बुला लेता है क्योंकि यहाँ पे जो पावर थी उसकी वॉइस भी नहीं सह पा रही थी। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसी के कोर को जिसका एरिया 30 किलोमीटर में जितना होता है वह राख बन जाता है। यहाँ तक कि लू फेंग की वॉइस भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और हमें दिखाया जाता है कि उस 30 किलोमीटर के एरिया में पूरा का जगह आग लग जाता है और वहाँ से 2 स्लिट हाउस उस फ्लेम से बाहर निकलते हैं जिनमें कि पहला एक कैसी होता है वहीं पे दूसरा आदमी एक 2 मीटर टॉल मैन होता है जो कि अपने इंस्टेंट ब्लैक आर्मर में होता है और कैसी को अपने हाथों में उठाए हुए होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और जो फ्लेम्स उसके चारों तरफ होती है ना वो उसी बंदे के अंदर से निकल
कर रही होती है। यहाँ पे उसकी आंखें भी जल रही होती है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो उस बंदे को देख रहा होता है उसके पावरफुल प्रेशर को महसूस कर पा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग क्या था, वो तो फ्लेमिंग अनडाइंग बेंग है। और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं एक अनडाइंग बेंग होता है। और जहाँ पे वो अनडाइंग प्रेशर रिलीज कर रहा था तो लू फेंग भी इसको रेसिस्ट नहीं कर पाता। अब लू फेंग घबराने लगता और कहता है कि ये एक्चुअली एक अनडाइंग बेंग है। इस असासिन ने अपने पास एक अनडाइंग बेंग को छिपा के रखा था, इसको जरूर उन्होंने अपने इंटरनल वर्ल्ड में छुपाया होगा। और वो कहता कि आखिर ये पावर क्या है, आखिर लू लोंग स्टार फिल्म में मेंबर्स में ऐसे पावर कैसे हो सकते हैं, जरूर ये उसका ट्रम्प कार्ड होगा जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है एक अनडाइंग बेंग एजेंट 6 का यही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है जो कि वो वू लोंग स्टार फिल्म में रखा करता है, क्योंकि उसने अपने इंटरनल वर्ल्ड में एक अनडाइंग बेंग को छिपा कर रखा हुआ था। और उसने अपने बग क्लैन के सोल कंट्रोल टेक्निक को यूज कर एक अनडाइंग को अपने अंदर कंट्रोल किया हुआ था। और यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी भी कॉम्प्रोमाइज थी, मतलब कि वो यहाँ का रहने वाला था और यहाँ के वर्कर के रूप में काम करता था, इसलिए उसकी चेकिंग नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर उसको एजेंट नंबर 6 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी कारण तो उसका इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा दबदबा था, उसने अपने इन्हीं अनडाइंग बेंग का यूज करके अपने मिशन को कंप्लीट किया जाता है। और में लू फेंग को दिखाया जाता है जो इस अनडाइंग बेंग को देखकर घबराया हुआ होता और कहता है लॉन्ग जून एम्परर मुझे आपकी मदद चाहिए, यहाँ पर एक अनडाइंग बेंग है जो कि मुझे मारने के लिए आया है। और वो अपने इस मैसेज को उस वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से उसके पास भेज देता है। और यहाँ पे लू फेंग इतनी बार घबराया हुआ था कि वो लॉन्ग जून एम्परर को 10 बार मैसेज स्पैम कर देता है। हमें दिखाया जाता है सीन चेंज कर लॉन्ग जून एम्परर को जो कि बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के मामले में दूसरों से। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बाल मैन को जो कि उनसे बात कर रहा था और वो कहता है कि यहाँ का जो गुड है वो 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट से ज्यादा हो गया है और यहाँ का 10% मतलब कि 1 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट से जो कि तुम्हारे साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग जून एम्परर कहता है कि तुम मुझे 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के वर्थ ऑफ गुड्स दे रहे हो, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, तुम यहाँ पे 1 मिलियन ही क्यों दे दो, लेकिन यहाँ पे मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला है। अब यहाँ पे इनमें लंबी चौड़ी बातें होती है बिजनेस के बारे में जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी उनके पास मैसेज आ जाते हैं और लॉन्ग जून एम्परर कहते हैं रुको मेरे पास किसी ने 10 मैसेज भेजे हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेजा और वो अभी थंडर आइलैंड में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आके वो स्पेस में स्क्रीन आ जाता है, उसको ओपन करते तो वहाँ पे मेल होता है जो कि लू फेंग का ही होता है और वहाँ लिखा होता है लॉन्ग जून एम्परर मुझे बचाइए, यहाँ पर एक अनडाइंग मेंबर है जो कि इंटरनल मेंबर के द्वारा लाया गया है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर वो टोटली शॉक हो जाते हैं कि क्या कि यहाँ पे लू फेंग अटैक हुआ है। और यहाँ पे वो कहता कि आखिर कैसे हो सकता है कि वो लोग स्टार फिल्म में ऐसा मामला हो गया। और वो कहता है जल्दी करो हमें चेक इट करना होगा। और यहाँ पर ये करने के लिए पहले तो उनको एग्जैक्ट लोकेशन का पता रहना चाहिए। और सिस्टम में व्हाइट डॉट्स और रेड डॉट के बारे में बताया जाता है कि इसमें इंटरनल मेंबर्स और आउटसाइडर के बारे में होता है। और जैसा कि कैसे इंटरनल मेंबर्स होता है तो उस पर व्हाइट डॉट होता है, बस रेड डॉट लू फेंग का ही होने वाला था। और यहाँ पे कई सारे बंदे आए हुए थे उस सामान को लेने के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि आखिर किस जगह पे लू फेंग है। और लू फेंग का बैटल का स्पेस भी नहीं बताया जा सकता। फिर हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी सिस्टम जो कि पूरे के पूरे स्टारफील्ड को ऑब्जर्व करने लगता है और वहां पे सिस्टम उसको रिप्लाई करता है कि यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं हो रही है। तो ये सुनकर लॉन्ग जून एम्परर पूरी तरह से स्टन हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि क्या यहाँ पे किसी का पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट B2446 होता है जो कि लू फेंग का ही पॉइंट होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे मलफंक्शन हो चुका है, यहाँ का जो सर्विलेंस कैमरा था वो खराब हो चुका है और वहाँ पे एक बंदा जा चुका है उसको मेंटेन करने के लिए। और यहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होने वाला था। और अब पे सिस्टम रिप्लाई करता है कि यहाँ पे लू फेंग ने अपने इस मैसेज को भेजा है जो कि हर 4 सेकंड बाद आ रहे हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग जून एम्परर ने सारे मेल को देखा था और अभी तक 32 सेकंड पास आउट हो चुके होते जबकि लू फेंग उनसे फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे लॉन्ग जून एम्परर चिल्ला के कहते हैं हाँ वहीं पे वहाँ पे एक अटैक हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि एक तरह का एआई होता है। वो कहता है चलो मैं यहाँ पे 2 गार्ड से कांटेक्ट कर रही हूँ। तो ये सुनकर लॉन्ग जून बहुत ही घबराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम सबको अलाउ करता हूँ कि वहाँ पे जल्दी से किसी को भेजा जाए। तो यहाँ पे मैं सिस्टम को दिखाया जाता है जो कहता है कि लॉन्ग जून एम्परर तुम्हारी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है
कि तुम हमारे सिस्टम को इस प्रोसीड्यूर को रेगुलेट करने में मदद कर सको। और वो क्या था कि यहाँ पे 2 गाइडेड रीजन है और वहाँ पे टोटल 20 सेकंड लगने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एक नाइट को भेजने वाले हैं। अब यहाँ पर एक एआई था और एआई तो कुछ कर नहीं सकता, जो कि उसके सिस्टम में फीड होगा वही करेगा, रूल को मानेगा, जो तोड़ेगा उसको भी सजा देगा। और अब फिर ये सुनकर लॉन्ग जून एम्पायर सोचते हैं कि यहाँ पे एक 90 सेकंड लगने वाला है एक नाइट को वहाँ पे जाने के लिए, और सोचते हैं लू फेंग मैं आशा करता हूँ कि तुम सरवाइव करोगे। अगर तुम मारे गए तो वो अनडाइंग बिंग बच के नहीं भागने वाला है, क्योंकि अगर वो यहाँ अपने गॉड कंट्री से भी टेलीपोर्ट करेगा तो उसके रिपर्स यहाँ पे छूट जाएंगे और ये रिपर्स 60 सेकंड्स तक रहने वाले हैं। और एक नाइट की एबिलिटी से वो आराम से उसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करते हैं। अगर तुम मरे तो हम तुम्हारा रिवेंज जरूर लेंगे। और यहाँ पे वो कहता है ये तुम पे डिपेंड करता है कि आखिर तुम कितने समय तक बच पाते हो। और अब में सीन चेंज कर वुलोंग स्टारफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अनडाइन पूरे के पूरे एंडलेस फ्लेम से कैसी को छोड़ के आगे बढ़ गया होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसी ने मरने से पहले अनडाइन को बोल दिया होता तुम्हारे पास 80 सेकंड है, तुम्हें लू फेंग को हर हाल में मारना है, नहीं तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी के एब्सोल्यूट वॉरियर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे उसका वो सोल स्लेव था, तो इसी कारण उसको ये ऑर्डर फॉलो ही करना था, चाहे उसको अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़ी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो उसी में जलकर राख हो जाता है। और यहाँ पे वो अनडाइन बिंग के इंटरनल वर्ल्ड में, और यहाँ पे हमें उस फ्लेम अनडाइन को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ मुड़ता है। और यहाँ पे लू फेंग पे अपने गॉड प्रेशर को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से लू फेंग मूव नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे वो कहता है तुम भी मरोगे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से एंडलेस फ्लेम निकलने लगता है, जो कि एक ड्रैगन के जैसा होता है। और वो वहाँ के पूरे 10,000 किलोमीटर को घेर लेता है, जो कि फिर बाद में वो लू फेंग की तरफ बढ़ता है ताकि वो लू फेंग को मार सके। अब ये फ्लेम अपने ओरिजिन लॉ से इन्फ्यूज था, जो कि अपने ट्रू फ्लेमिंग अनडाइंग बीम से कॉम्प्लिमेंट था। और यहाँ पे वो आराम से फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकता है और अपने डोमेन को भी बढ़ा सकता है, जो कि एक गॉडली लेवल है और एक ट्रू लॉ डोमेन कहलाता है। यहाँ तक कि उसके पास एक गॉड कंट्री थी, जो कि सेक्टल और पाइनिकल वर्ल्ड प्रोजेक्शन से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब यहाँ पे अनडाइंग की फाइट में उनके पास अलग अलग डोमेन होती है, जैसे कि कुछ के पास गोल्ड, वाटर, वुड, फायर, ग्राउंड, विंड, थंडर, लाइट, और ये सारे 8 लॉस डिफरेंट लेवल्स के होते हैं और सबके अपने अपने डोमेन्स अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे अनडाइंग की फाइट में वो नेचुरली अपने लॉ डोमेन्स को यूज नहीं किया करते हैं, लेकिन जब एक अनडाइंग बिंग को एक सेक्टर लॉर्ड या फिर डोमेन लॉर्ड को मारना है तो वो अपने ओपोनेंट को बुली करके मारते हैं। इसी कारण वो अपने लॉ डोमेन को इन पे यूज करके अच्छे से तरपा तरपा के मारते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो अनडाइंग बिंग लू फेंग की तरह बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक जोर का हाउल होता है और हमें यहाँ पे एंट्री दिखाया जाता है लू फेंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट का, जो कि वहाँ पे आ चुका होता है। और अभी की मर्तबा उसकी बॉडी लेंथ 200 किलोमीटर तक बड़ी हो चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन लू फेंग ने अपने बॉडी को स्विंग कर लिया था और उसने स्विंग करके अपने मसल्स बोन्स को डेंस कर लिया था। उसके 5 गोल्डन हॉर्न भी वो स्विंग हो चुके थे। अब ये स्विंग के कारण के लू फेंग की पावर बढ़ चुकी थी और एक ही झटके में वहां पे 100 किलोमीटर लॉन्ग स्पेस डिस्ट आ चुका होता है। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता जिसके सामने अभी अनडाइंग बिंग था, तो वो अपने फुल पावर को रिलीज ही करने वाला है। और यहाँ पे लू फेंग ने अपने डेटी जो वर्ल्ड लेवल 2 के प्रोग्रेस को ले लिया होता है, उसने अपने बॉडी के लेंथ को 5 टाइम्स श्रिंक कर लिया होता है और उसकी डेंसिटी 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसी कारण उसकी बैटल एबिलिटी भी 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी पहले के मुकाबले। और डेटी जो वर्ल्ड यहाँ पे लू फेंग ने अपने सेकेंड लेवल को प्रोग्रेस कर लिया था, अगर थर्ड लेवल में आ जाता तो उसकी स्ट्रेंथ 9 टाइम ज्यादा बढ़ जाती और वो अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को 36 टाइम तक यूज कर सकता। लेकिन ये टेक्निक गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ती है उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ऐसे कई सारी लंबी चौड़ी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर देखा जाए तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट ऑलरेडी एक सेक्टर और लेवल 6 का बंदा हो चुका था और यहाँ पे उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। अब फिर मैं सीन चेंज कर उस फ्लेम अनडाइंग बिंग को दिखाया जाता है, जो जैसे उस ह्यूज बीस्ट को देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है कि क्या यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट, और वो कहता है कि इसके अंदर तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है, ये जरूर एक सेक्टर और पाइनिकल बीस्ट होगा, क्योंकि ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने लेवल के मुताबिक 100 किलोमीटर लंबा होगा। लेकिन जिस टेक्निक को इसने परफॉर्म किया अपने आप को छोटा करना, वो अभी इससे लगता है कि ये सेक्टर और पाइनिकल का जरूरी होगा। और वो अनडाइंग उसकी तरफ घूरने लगता है और कहता है ये ह्यूमन के पास एक्चुअली गोल्डन हॉर्न बीस्ट है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन जानता है कि आखिर इसने सोल बीस्ट को कैसे कंट्रोल किया है, शायद ये इसके टीचर ट्रूएन एम्पायर का गिफ्ट होगा। और वो कहता कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, ये हो भी तो एक सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल गोल्डन हॉर्न बीस्ट और इसे मरना ही होगा। और मैं फ्लेम अनडाइंग को दिखाया जाता है जिसकी
उसकी आंखें चमक उठती है, उसकी आंखों में से फ्लेम्स निकलने लगते हैं और यहाँ पे उसने अपने फ्लेम लॉज से बना के एक ह्यूज फायर ड्रैगन को बना के गोल्डन वन बेस की ओर बढ़ जाता है और एक एंडलेस फ्लेम के सामने एक गोल्डन वन बेस की फाइट होने वाली थी। और रंबल यहाँ पे पूरा का पूरा सराउंडिंग जितने भी 10,000 किलोमीटर में होता है वो सभी आग में जलने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर से बर्निंग फ्लेम्स निकल रही होती है। जो भी सामने आता सबको जला के राख कर देता है। ये फ्लेम आगे बढ़ती जाती है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ही फॉर्म होने लगता है। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने गोल्डन वन बीस्ट के वर्ल्ड की प्रोजेक्शन को करता है, जिसको देख के अनडाइन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते कि क्या आखिर इसके वर्ल्ड का प्रोजेक्शन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर कंपेयर किया जाए इसका लॉ डोमेन से, तो मैंने सुना है कि पावरफुल स्वैलोइंग बेस्ट के पास इंटरनल वर्ल्ड होती है, लेकिन आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वर्ल्ड प्रोजेक्शन उसके पावरफुल इंटरनल वर्ल्ड को दर्शाता है। जितना बड़ा इंटरनल वर्ल्ड होगा उतना बड़ा वर्ल्ड प्रोजेक्शन होगा। और लू फेंग का तो वर्ल्ड बहुत ही बड़ा होता है। अब यहाँ पे फिर से कई सारी बकवास बातें लिखी हुई है जो कि आपको पहले से ही पता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसने अपने वर्ल्ड प्रोजेक्शन को लॉ डोमेन में मिक्स कर दिया होता है और यहाँ पे बीस्ट जोर से हाउल करता है और यहाँ पे लू फेंग अभी पूरे पावर को यूज कर रहा होता है और मैं दिखाया जाता है उस अनडाइंग बेंग को, जो क्या आता है इसका कोई फायदा नहीं। लॉ डोमेन एक असिस्टिंग स्किल है जो कि अनडाइंग बैटल में यूज होता है, मुझे तो इसको यूज करने की भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बहुत ही लाइटनिंग के स्पीड से लू फेंग की तरफ बढ़ता है और अपने बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने सर को ऊंचा करके हाउल करता है। उसके इनकार्विंग जो कि 5 हॉर्न्स से बने होते हैं वो लिट अप होने लगते हैं। उसके हेड, नेक, बैक, 4 क्लाउज ये सभी में इनकार्विंग्स आने लगती है और इसमें पावर फ्लो होने लगता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग होने लगती है और वो सभी अपने कलर को चेंज कर पूरी तरह से गोल हो जाते हैं। और लू फेंग यहाँ पे सारे पावर को यूज करता है। नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथनिंग को ब्लड रिवल एनर्जी को ट्रिगर कर देता है, जिसके कारण लू फेंग की नेचुरल एबिलिटी के कारण उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है। उसकी फिजिकल एनर्जी, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड एनर्जी सब चीज बढ़ चुकी होती है। और जब लू फेंग ने ब्लड रिवल एनर्जी को ट्रिगर किया तो उसका पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ कंडेंस हो गया और उसकी राइट क्लाव की पावर 11 टाइम ज्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर लू फेंग डेटीज ऑफ वर्ल्ड एम्पलीट्यूड को यूज करता है जो कि 5 टाइम्स होती है और नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथन को 2 टाइम्स और ब्लड रिवर एनर्जी एम्पलीट्यूड को 11 टाइम्स। इन सब को मिलाने के बाद लू फेंग निमलेस मैनुअल के स्ट्रेंथ को भी यूज करता है जो कि 3 टाइम्स हो चुका था। और इन सब को मिला के अभी लू फेंग के राइट क्लाव की स्ट्रेंथ शॉकिंगली 330 टाइम्स हो चुकी थी, एक नॉर्मल सेक्टर और लेवल 6 के गोल्डन हॉर्न बेस के। और फिर बाद में इसमें लू फेंग ने अपनी स्पीड, एनर्जी, एम्पलीट्यूड को भी यूज कर दिया था जो कि 3200 था, जिसमें कि नॉर्मल ह्यूमन से 32 टाइम ज्यादा होता है। लू फेंग की इन सारी वर्ल्ड एनर्जी को मिला के 64 टाइम स्ट्रॉन्गर हो गई थी। अब कंपैरिजन के मुताबिक ये गोल्डन हॉर्न बेस के पॉइंट की बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अब लू फेंग अपने पावर को इतना कंडेंस करने के बाद वो बीस्ट जोर से रोल करता है और वो अनडाइंग की तरफ बढ़ जाता है और लू फेंग अपने राइट क्लाव के पावर को यूज करता है, उससे स्लैश मारता है जिसमें कि कंप्रेंशन ऑफ गोल्ड और स्पेस लॉ भी होता है जो कि उसने बीस्ट गॉड हॉलिंग पिक्चर्स को पढ़ने के बाद किया होता है। और यहाँ पे लू फेंग ने 180 साल तक अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को वर्क किया था, उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया था। और जैसा कि हमें और आपको पता है कि लू फेंग का सबसे मेन और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट उसका राइट क्लाव है, क्योंकि उसमें लू फेंग ने 100 ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था। अब लू फेंग यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्काई टूरिंग क्लॉ को यूज करता है। जैसे ही वो करता है वहाँ का स्पेस भी कट जाता है, वहाँ पे चारों तरफ दरारें पड़ने लगती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस अनडाइंग बंदे को जो कि ये देख कर क्या आता है कि अगर तुम्हें गोल्डन और बेस्ट ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ एक सेक्टर और लेवल के हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की हो। और यहाँ पे वो उस पर फिर से अटैक कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसका जो मूव होता है वो फ्लेम का बना होता है, उसमें कुछ स्पेस लॉ भी होता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। और यहाँ पे अनडाइंग एनर्जी उसके चारों तरफ टकराने लगती है, सभी में क्लैश होने लगता है। गोल्डन और बीस्ट की भी क्लॉ की अटैक उस पर जाके लगता है। देखा जाए तो राइट क्लॉ की अटैक उसके सामने टूथपिक के जैसा लग रहा था। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज का बताया जाता है कि गोल्डन और बेस का भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट मूव क्यों ना हो, उसके सामने एक नॉर्मल अनडाइंग बेंग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक अनडाइंग बेंग है। उसकी स्ट्रेंथ किसी भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे से काउंटलेस टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। और सेक्टर लॉर्ड पाइनिकल गोल्डन और बेस के पास कुछ एक्सेप्शनल थी जो कि इस नॉर्मल अनडाइंग के पास नहीं होती है। अब यहाँ पे कोई और बंदा होता तो वो यहाँ से भाग जाता, लेकिन लू फेंग तो यहाँ भाग भी नहीं सकता क्योंकि वो उसको मार देता। अब यहाँ पे फिर से टकरार होने लगता है और यहाँ
यहाँ पे ह्यूज गोल्डन और बीस्ट और फ्लेम अनडाइंग दोनों एक दूसरे से बहुत जाके दूर गिरते हैं क्योंकि उनकी अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उनके अटैक से चारों तरफ स्पेस में दरारें पड़ने लगती हैं। लू फेंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि एक सेक्टर लॉर्ड और अनडाइंग बेस में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। हालांकि लू फेंग ने 330 टाइम्स स्ट्रेंथ को अपने नॉर्मल सेक्टर पाइनेकल से बढ़ा लिया होता है। उसने अपने बेस को पाइनेकल एम्पलीट्यूड से अपने कंप्रीहेंशन को 10 टाइम्स तक बढ़ा लिया था, लेकिन यहाँ पे वो फिर भी उसको मार नहीं पा रहा था। और मैं फ्लेम अनडाइंग को दिखाया जाता जो ये देखकर शॉक हो जाता और कहता है कि मैं एक अनडाइंग बेंग हूँ और मैं यहाँ पे एक सेक्टर और लेवल गोल्डन और बेस को नहीं हरा पा रहा हूँ, आखिर कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है और कहता है तुम तुच्छ मानो, मैं तुम्हें मारते नहीं रहूंगा। और मैं दिखाया जाता है गोल्डन और बेस को जो फिर से उसके तरफ बढ़ता है और फ्लेम अनडाइंग को दिखाया जाता है जो कि पागल हो चुका था और वो फियर्स बैटल में एक दूसरे से अटैक करने लगता। में दिखाया जाता है लू फेंग के गोल्डन और बेस को जिसपे वो अटैक करता है तो उसकी चमड़ियां उधड़ने लगती है, उसकी जो स्किन होते हैं वो जलने लगते हैं और वहां पे गोल्डन ब्लड निकलने लगती है, चारों तरफ खून बिगड़ने लगता है और वो अपने लू फेंग राइट क्लॉ को यूज करता है और उसके ब्लैक आर्मर को स्लैश करके उसको भी तोड़ देता है। और यहाँ पे स्केल्स जो कि लू फेंग के पर होते हैं वो उसमें से निकलने लगते हैं, उसके मसल्स चीर हो जाते हैं, वहां से चारों तरफ गोल्डन ब्लड निकलने लगती है और यहाँ पे लू फेंग का गोल्डन और बीस बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता उन एंडलेस कॉर्प्स बीच में से। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि अनडाइंग बेंग वो भी उन साइड कॉर्प्स से जाकर टकराता है और यहाँ पे उन दोनों में टक्कर बहुत ही मुकाबले का होता है और यहाँ पे इन दोनों में बैटल बहुत ज्यादा टफ होता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने अपने 60 मिलियन किलोमीटर डायमीटर में अपने नेमलेस मैनुअल को भी ट्रेन किया था, अपने 100 एब्जॉर्ब किया था ब्लड रिवर क्रिस्टल जिसके पास उसके पास कई सारे स्पेशल एनकाउंटर्स भी होते हैं। और वहीं पे लू फेंग के सामने जो एक नॉर्मल फ्लेम अनडाइंग था वो यहाँ पे सिर्फ अपने फ्लेम लॉ और स्पेस लॉ में कंप्लेन किया होता और उसके पास अपनी गोल्ड लॉ भी थी जो कि उसके पावर को बढ़ा देती है। अब दोनों में फिर से टकरार होने लगती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या लू फेंग उस अनडाइंग बेंग को मार पाता है या फिर नहीं, या फिर वहां से लू फेंग को भागना पड़ता है। क्या एक नाइट आएगा फिर लू फेंग को बताएगा या फिर कुछ मिरेकल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।